नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 13 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम चाहे वो सीटेट, टेट, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, जेएसएसबी या और कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर और 15 पेडागोजी के मिलेंगे, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड और स्टैंडर्ड लेवल के होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों आज का फर्स्ट क्वेश्चंस सेंटेंस एरर है। फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट, आपको इस सेंटेंस का चूज करना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। ऑप्शन ए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हैव सबमिटेड, ऑप्शन सी देयर असाइनमेंट और ऑप्शन डी बिफोर। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, तो इसमें से आपको रॉन्ग चूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, यहाँ पे हैव सबमिटेड लिखा हुआ है ना, ये आपका रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ सबमिटेड आएगा, बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है ईच ऑफ। ओके, तो जो वर्ब इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होती है। ठीक है, हैव सबमिटेड की जगह हैज़ सबमिटेड होगा। ओके, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वर्ब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे हैव सबमिटेड क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसमें भी आपको सेंटेंस एरर बताना है। ही इज़ वन ऑफ द टीचर्स हु टीच इंग्लिश वेरी इफेक्टिवली। ऑप्शन ए ही इज़ वन ऑफ द टीचर्स, ऑप्शन बी हु टीचर्स, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी वेरी इफेक्टिवली। तो इसका राइट आंसर हो जाए यहाँ पे क्या होगा, हु टीचर्स। यहाँ पे हु टीचर्स नहीं आएगा, ऑप्शन बी इसका ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पे जब वन ऑफ द टीचर्स हु में वर्ब क्या है, प्लूरल आती है, तो हु टीच आएगा। ओके, हु टीच आएगा। यहाँ टीचर्स प्लूरल है, इसलिए हु टीच सही होगा, गलत होगा आपका हु टीचर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करना है आपको। सी इज़ मैरिड अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड लिव्स दिल्ली। ऑप्शन ए विद एट, ऑप्शन बी टू इन, ऑप्शन सी बाय एट, ऑप्शन डी विद इन। तो सी इज़ मैरिड, यहाँ पे आपका मैरिड के बाद यहाँ पे क्या प्रीपोजिशंस फिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू। ही इज सॉरी सी इज़ मैरिड टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड लिव्स इन दिल्ली। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रीपोजिशंस यहाँ पे जब फिल करेंगे तो मैरिड टू समवन, ओके, लिव्स इन अ सिटी, यानी मैरिड के साथ टू और शहर के लिए इनका प्रयोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी प्रीपोजिशंस आपको फिल करना है। द कैट जम्प्ड द टेबल एंड हिड द सोफा। ऑप्शन ए ऑन अंडर, ऑप्शन बी ओवर ऑन, ऑप्शन सी इनटू एट, ऑप्शन डी अपॉन इन। तो द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल एंड हिड अंडर द सोफा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जम्प्ड ऑन द टेबल एंड हिड अंडर द सोफा, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी टेबल के ऊपर ऑन और सोफा के नीचे अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कंजंक्शन, इसमें आपको फिल करना है। ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग टिल मिडनाइट। ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी बिकॉज, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी सो। तो यहाँ पे राइट कंजंक्शंस आपको चूज करना है। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे एट आएगा साथियों, YET एट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। कंट्रास्ट दिखाने के लिए एट का प्रयोग होता है। ओके, याद रखिए, थकान के बावजूद भी यानी काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंजंक्शंस यहाँ पे फिल करना है आपको। यू विल नॉट सक्सीड, यू वर्क सिंसियरली। ऑप्शन ए इफ, ऑप्शन बी अनलेस, ऑप्शन सी दो, ऑप्शन डी बिकॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा अनलेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क सिंसियरली। कहने का तात्पर्य यानी अनलेस इक्वल टू क्या होता है आपका, इफ नॉट। ओके, याद रखिएगा, यानी जब तक नहीं के अर्थ में हमेशा अनलेस यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन बी यानी यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क सिंसियरली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो क्लास में आपका स्कोर कितना है 30 क्वेश्चंस में। और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट है साथियों सीटेट की, आप वहाँ पर जाके सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी जीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री की इस समय क्लासेस चल रही हैं, तो आप हिस्ट्री की सारी यहाँ पे क्लासेस आप विजिट कर सकते हैं और अपने स्कोर को और भी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7,
यहाँ पे एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉलेट, इसका राइट पैसिव वॉइस आपको चूज करना है। ऑप्शन ए माई वॉलेट वॉज स्टोलन बाय समवन, ऑप्शन बी माई वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन, ऑप्शन सी माई वॉलेट इज स्टोलन बाय समवन, और ऑप्शन डी माई वॉलेट हैड बीन स्टोलन। तो याद रखिएगा, इस तरह से बहुत साथी क्या होते हैं कि इसमें बाय के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो बाय अगर समवन है तो बाय समवन नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी माई वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन। अब यहाँ पे बाय का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यहाँ पे समवन है, यानी कि कन्फर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, माई वॉलेट हैज़ बीन स्टोलन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए पैसिव भी उसी टेंस में होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ से आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द इन्विटेशंस वॉज सेंट बाय द प्रिंसिपल, ऑप्शन ए द प्रिंसिपल sends the invitation, option B the principal has sent the invitation, option C the principal sent the invitation, option D the principal is sending the invitations। तो इसका राइट आपको पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द प्रिंसिपल सेंट द इन्विटेशन। अब यहाँ पे यानी कि यहाँ पे इसका अगर एक्सप्लेनेशंस पे जाते तो यहाँ पे पास्ट सिंपल पैसिव है ना, तो जो इसका एक्टिव होगा वो किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा। यानी वॉच सेंट है तो पास्ट सेंट में, पास्ट टेंस में उसको क्या करेंगे, सेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी द प्रिंसिपल सेंट द इन्विटेशन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सी सैड वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, option A C said that they have completed their homework, option B C said that they had completed their homework, option C said that we completed our homework, option D C said that they complete their homework। तो C said है यहाँ पे कॉमन इंटरव्यूट के में दैट हो जाएगा, वी कन्वर्ट्स हो जाएगा सी, तो इसका प्लूरल हो जाएगा दे, हैव कन्वर्ट्स हो जाएगा हैड में, कंप्लीटेड आवर हो जाएगा देयर में, और होमवर्क हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी सैड दैट दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट्स करना है। इसकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से करिएगा क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो कन्वर्ट्स करना आसान होता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा रहती है, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की प्रैक्टिस कम होती है साथियों, तो उसको ध्यान से करेंगे। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट फॉलो द रूल्स, option A the teacher said you must follow the rules, option B the teacher said they must follow the rules, option C the teacher said you will follow the rules, option D the teacher said you should follow the rules। तो यहाँ पे द टीचर टोल्ड की जगह तो यहाँ पे सेड हो जाएगा, द स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसमें द स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यू मस्ट फॉलो द रूल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे दैट की जगह कॉमन इंटरव्यूट कॉमन हो जाएगा, दे की जगह यहाँ पे टीचर्स की, यहाँ पे स्टूडेंट्स की वजह से चेंज हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी द टीचर सेड यू मस्ट फॉलो द रूल्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फिगर ऑफ स्पीच आपको उसका बताना है कि ऑप्शन राइट फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा इसका। द अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर वंस, ऑप्शन ए मेटाफॉर, ऑप्शन बी सिमली, ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन डी हाइपरबोले। तो राइट इसका फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो यहाँ पे साथियों ये जो अपॉर्चुनिटी को यानी अवसर को इंसान की तरह दिखाया गया ना, कि इंसान भाई इंसान ही तो दरवाजे पे आएगा ना कि कोई चीज़, तो यहाँ पे जो अवसर को है, अपॉर्चुनिटी को है, एक इंसान की तरह दिखाया गया। तो यानी कि किसी भी निर्जीव वस्तु को अगर मानव के जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच आपको राइट बताना है क्या होगा। एज ब्रेव एज अ लॉयन, ऑप्शन ए मेटाफॉर, ऑप्शन बी सिमली, ऑप्शन सी आयरनी, ऑप्शन डी ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पे एज का इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहाँ पे सिमली होगा यानी उपमा अलंकार होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपैरिजन यूजिंग एज, याद रखिएगा वहाँ पे हमेशा सिमली ये होता है, एज का अगर प्रयोग किया जाता है तो सिमली यानी कि उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। चूज द सिनोनिम ऑफ यूबिक्विटस, ऑप्शन ए रेयर, ऑप्शन बी लिमिटेड, ऑप्शन सी ओमनी प्रेजेंट, ऑप्शन डी हिडन। तो चूज द सिनोनिम ऑफ यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह दिखने वाला, हर जगह मौजूद। तो यानी कि और यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट का भी मतलब होता है सार्वभौमिक, हर जगह स्थित व्यवस्थित या होने वाला। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि
ओमनी प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, चूज द एंटोनिम ऑफ इफेरिमल। ऑप्शन ए ब्रीफ, ऑप्शन बी टेम्पररी, ऑप्शन सी शॉर्ट लिव्ड, ऑप्शन डी परमानेंट। तो आपको बताना है इसका राइट एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक, कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए होना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, परमानेंट यानी स्थायी रूप से होना। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए, he did not completed the work on time, option b, he has not completed the work on time, option c, he did not complete the work on time, option d, he has not completed the work on yesterday। तो इसका राइट आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज करना है साथियों। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ही डिड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है यानी फर्स्ट फॉर्म आता है। तो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट रूप यानी कि आता है, तो यहाँ पे कंप्लीट होगा, ना कि कंप्लीटेड। ओके, और यहाँ पे डिड नॉट ऑप्शन बी में भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हैज़ नॉट यहाँ पे राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। तो साथियों ये आपके 15 क्वेश्चंस ग्रामर के हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में सीटेट पैडागोजी इंग्लिश बेस्ड होंगे जो आपके, वो करेंगे जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो वीडियो क्लास तक बने रहिए साथियों, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए। अब अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कह रहा है, स्टेफन कार्सन्स थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशंस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, यानी स्टेफन कार्सन का सेकेंड लैंग्वेज यानी द्वितीय जो भाषा का सिद्धांत है, इनमें से किसे शामिल नहीं करता है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए, द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस यानी प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, ऑप्शन बी द इनपुट हाइपोथेसिस इनपुट परिकल्पना, ऑप्शन सी द एक्विजिशंस लर्निंग हाइपोथेसिस यानी अधिगम अर्जन परिकल्पना, और ऑप्शन डी द लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस यानी सीखने की क्षमता की परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस यानी सीखने की क्षमता की परिकल्पना को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, यानी कि शब्दकोश का प्रयोग शिक्षार्थियों को किस में मदद नहीं करता, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए, फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड यानी किसी शब्द का उच्चारण जानने में, ऑप्शन बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशंस मौखिक संप्रेषण में दक्ष बनाने में, ऑप्शन सी फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का अर्थ जानने में, ऑप्शन डी चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच को जानने के बारे में। तो द यूज़ ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, ये किस में मदद नहीं करती, तो यह बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशंस यानी कि मौखिक संप्रेषण में दक्ष बनाने में ये मदद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन, कह रहा है कि भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित होता है। ऑप्शन ए, द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर इन क्लासरूम यानी कक्षा में शिक्षक की प्रधान भूमिका, ऑप्शन बी, इंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज शिक्षार्थियों को नए ज्ञान की खोज में संलग्न करना, ऑप्शन सी, द रोल ऑफ इमिटेशंस यानी अनुकरण की भूमिका, ऑप्शन डी, मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स यानी व्याकरण नियमों को याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को नए ज्ञान की खोज में संलग्न करना, यही है कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ यानी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग करना, ऑप्शन बी, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट ब्रिटिश उच्चारण में अंग्रेजी बोलना, ऑप्शन सी, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स यानी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, ऑप्शन डी, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी का व्याकरण जानना। तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, राइट आंसर हो जाएगा यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, और यानी कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अंग्रेजी का प्रयोग कर पाना, यही मेन ऑब्जेक्ट है, यानी यही मेन अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, in learning a language students talking time should be increased because, यानी क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं भाषा सीखने में विद्यार्थियों का बोलने का समय बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन ए, दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस यानी वे लक्ष्य भाषा को विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग करते हैं,
ऑप्शन बी टीचर्स फील रिलैक्स्ड वाइल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, यानी शिक्षक तब सहज महसूस करते हैं या आराम करते हैं जब छात्र बोलते हैं। ऑप्शन सी दे इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स, यानी वे अपने मित्रों से बात करके आनंद लेते हैं। ऑप्शन डी दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर, यानी वे एक दूसरे से सही उच्चारण सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज बिकॉज ऑप्शन ए दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस। ऑप्शन ए इज द राइट, यानी वे लक्ष्य भाषा का विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए उनका टाइम इंक्रीज कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, a teacher of class 5th is planning to teach grammar. Which one of the following might be a good strategy for teaching grammar? क्वेश्चंस कह रहा है आपसे, कक्षा 5 का एक शिक्षक व्याकरण पढ़ाने की योजना बना रहा है, निम्न में से कौन सी एक अच्छी रणनीति हो सकती है? ऑप्शन ए गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एज अ स्ट्रेटजी, यानी संदर्भ में व्याकरण का अभ्यास कराना। ऑप्शन बी आस्किंग स्टूडेंट्स टू केयरफुली नोट डाउन द रूल्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, छात्रों से बोर्ड से नियम लिखवाना। ऑप्शन सी गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल्स, उदाहरणों सहित नियमों की स्पष्ट व्याख्या देना। ऑप्शन डी आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू ड्रिल वर्क ओनली टू लर्न रूल्स, यानी केवल नियम याद कराने के लिए ड्रिल कार्य कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग ग्रामर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस ऑफ रूल्स विद एग्जाम्पल्स, यानी कि उदाहरणों सहित नियमों की स्पष्ट व्याख्या देना ही इसका राइट उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, which one of the following is not true in relations to the use of children's literature? बाल साहित्य के उपयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which is what wrong? आपको ये बताना। ऑप्शन ए इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, यानी यह उन्हें विविध संस्कृतियों को समझने और सम्मान करना सिखाता है। ऑप्शन बी देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिटरराइट्स एंड गेट्स वर्स, यानी उनकी पढ़ने की दक्षता खराब हो जाती है। ऑप्शन सी इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन, यानी यह शिक्षार्थियों की कल्पना शक्ति विकसित करता है। और ऑप्शन डी इट ब्रॉडेंस देयर मेंटल हॉरिजन, यह उनके मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशंस टू द यूज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिटरॉइट्स एंड गेट वर्स, यही इसका रॉन्ग होगा, क्योंकि उनकी पढ़ने की क्षमता इससे थोड़ी ना खराब होगी, इससे तो बेहतर होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वाइल असेसिंग अ ग्रुप वर्क अ टीचर शुड नॉट फोकस ऑन, यानी समूह कार्य का मूल्यांकन करते समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स, यानी दूसरों के प्रति चिंता दिखाना। ऑप्शन बी कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस, सहकारी अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन सी असेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क, यानी प्रत्येक बच्चे के कार्य का मूल्यांकन। ऑप्शन डी टेकिंग इंसेंटिव्स इन वर्क, यानी कार्य में पहल करना। तो इसका राइट आपको बताना है कि वाइल असेसिंग अ ग्रुप वर्क अ टीचर शुड नॉट फोकस, किस पर नहीं फोकस करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क, यानी कि इस पर फोकस नहीं होना चाहिए प्रत्येक बच्चे के कार्य का मूल्यांकन, अगर वो ग्रुप में असेसिंग कर रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक का नहीं कर सकता, ग्रुप का ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर्स टू आइडेंटिफाई, अंग्रेजी में निदानात्मक परीक्षण भाषा शिक्षक को किसकी पहचान करने में मदद करता है? ऑप्शन ए इंटेलिजेंट लर्नर्स इन हर क्लास, यानी कि कक्षा के बुद्धिमान छात्रों की। ऑप्शन बी सो लर्नर्स इन हर क्लास, कक्षा में कमजोर छात्रों की। ऑप्शन सी लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर्स फेसेस इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में सीखने की कठिनाइयों की। ऑप्शन डी द टॉपिक विच द लर्नर हैज़ नॉट लर्नड बाय हार्ट, वह विषय जो छात्र ने याद नहीं किया है। तो अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर्स फेसेस इन इंग्लिश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंग्रेजी में सीखने की कठिनाइयों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वाइल टीचिंग इंग्लिश अ टीचर इज नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ समवन स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक, शी शुड, अंग्रेजी पढ़ाते समय यदि पीछे बैठे कुछ छात्रों का ध्यान नहीं जा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड एवोल्यूटिंग हर टीचिंग मेथड, यानी प्रश्न पूछकर उन्हें शामिल करना और अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करना है। ऑप्शन बी
स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्टिंग डिक्टेटिंग द नोट्स टू स्टूडेंट्स, यानी समझाना बंद कर नोट्स लिखवाना। ऑप्शन सी, स्कॉल्ड देम फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, यानी ध्यान ना देने पर डांटना। ऑप्शन डी, इग्नोर देम एंड कैरी ऑन, यानी उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड एवल्यूटिंग हर टीचिंग मेथड, यानी कि प्रश्न पूछकर उनको इंगेज कर देना और ये भी देखना कि क्या मेरी जो टीचिंग मेथड है क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो उनको बोर कर रहा है, तो इस वजह से वो इस पर अटेंशन नहीं कर पा रहा है। ये करना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड, जब कोई बच्चा बिना अधिक अभ्यास के स्वाभाविक रूप से भाषा सीखता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, लैंग्वेज जनरलाइजेशंस, यानी भाषा सामान्यीकरण। ऑप्शन बी, लैंग्वेज एडेप्टेशंस, यानी भाषा अनुकूलन। ऑप्शन सी, लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। और ऑप्शन डी, लैंग्वेज एक्विजिशंस, यानी भाषा अर्जन। तो व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड, उसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भाषा का अर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकसेस ऑन। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं अंग्रेजी सिखाने की संप्रेषणात्मक पद्धति किस पर केंद्रित होती है? ऑप्शन ए, द स्ट्रक्चर एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंसेस, यानी वाक्यों की संरचनात्मक शुद्धता। ऑप्शन बी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही उच्चारण। ऑप्शन सी, भाषाई दक्षता तथा भाषा का उपयुक्त प्रयोग करने की क्षमता। और ऑप्शन डी, द प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर पैटर्न्स, यानी चयनित व क्रमबद्ध संरचनाओं का अभ्यास। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन सी, यानी लैंग्विस्टिक कंपिटेंस प्लस एन एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं भाषाई दक्षता तथा भाषा का उपयुक्त प्रयोग करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट अ प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल विकसित करने में निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? अगर आप इंग्लिश पेडागोजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, तो मेरे एक्सप्लेनेशन से आपकी इंग्लिश हिंदी पेडागोजी भी इंग्लिश से, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में डिफरेंस कुछ नहीं होते, पेडागोजी सब एक जैसी ही रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे भाषा की लैंग्वेज की पेडागोजी है। तो मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको हिंदी की भी पेडागोजी आपकी क्लियर हो जाती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरा एक्सप्लेनेशन, अगर मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ से कह रहे हैं ऑप्शन ए, एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली, यानी वाक्यांशों को सही पढ़ने की क्षमता। ऑप्शन बी, एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, यानी पढ़े गए पाठ को समझने की क्षमता। ऑप्शन सी, ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी केवल वर्णमाला का सही क्रम जानना। ऑप्शन डी, एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, यानी कि शब्दों को सही पढ़ने की क्षमता। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट अ प्राइमरी लेवल? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, यानी कि पढ़े गए पाठ को समझने की क्षमता विकसित करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू। क्वेश्चन कह रहा है आपसे पढ़ते समय एक शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए कि वह, ऑप्शन ए, गेस द कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, नए शब्दों के संदर्भगत अर्थ का अनुमान लगाए। ऑप्शन बी, ट्रांसलेट द रिटन सिंबल्स इनटू, लिखित प्रतीकों का अनुवाद करें। ऑप्शन सी, परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स, शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को पहचान कर डिकोड करें। ऑप्शन डी, अंडरस्टैंड एवरी वर्ड टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, पाठ का अर्थ समझने के लिए हर शब्द को समझे। तो क्वेश्चन कह रहा है वाइल रीडिंग अ लर्नर्स नीड्स टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस द कंस्ट्रक्चुअल मीनिंग टू न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, नए शब्द को संदर्भगत अर्थ के अनुमान लगाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो साथियों आपको 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन रिमेन। अपना आंसर कितना हो आपका राइट आंसर हुए ये आप जरूर बताइएगा 30 में से। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर लें साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो के सभी भी नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बेहतर ढंग से और आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर कर सकें और अपने साथियों के साथ भी साथियों इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग्स आर, ऑप्शन कह रहा है आपके जो डिफ्थोंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए, कंसोनेंट साउंड्स, यानी व्यंजन ध्वनियाँ। ऑप्शन बी, डबल कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी द्विव्यंजन ध्वनियाँ। ऑप्शन सी, वॉवल साउंड्स, यानी स्वर ध्वनियाँ। ऑप्शन डी, डबल वॉवल साउंड्स, यानी द्विस्वर ध्वनियाँ। तो डिफ्थोंग होते हैं, तो डिफ्थोंग क्या होते हैं साथियों? डबल वॉवल साउंड्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, द्विस्वर ध्वनियाँ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे साथियों आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी इंग्लिश के लिए बहुत ही बेस्ट स्कोरिंग होंगे। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।